जैसे कि मैं कह रहा था कि एनसॉफ मैट्रिक्स स्ट्रेटेजिक चॉइस का टूल है। जब हम एनालिसिस कर लेते हैं अपने बिजनेस का, तो हमें फिर वो टूल्स पढ़ने हैं जो हमें हेल्प करें इस बात को चूज करने में कि हमें कौन सी वाली जो ऑप्शंस हैं वो चूज करनी है। अब एनसॉफ मैट्रिक्स को पहले डिफाइन करते हैं और फिर इसकी डिटेल की तरफ जाते हैं। एनसॉफ मैट्रिक्स इज अ मॉडल यूज्ड टू शो the degree of risk associated with the four growth strategies. ये फोर ग्रोथ स्ट्रेटजीज क्या हैं, इन पे भी हम शॉर्टली बात कर रहे होंगे। ऑफ मार्केट पेनिट्रेशन, मार्केट डेवलपमेंट, प्रोडक्ट डेवलपमेंट एंड पेनिट्रेशन। ये पहली है मार्केट पेनिट्रेशन, प्रोडक्ट डेवलपमेंट ये दूसरी है, मार्केट डेवलपमेंट ये तीसरी है, एंड डाइवर्सिफिकेशन ये चौथी है। तो ये चार स्ट्रेटजी इसके मुताबिक है। तो एनसॉफ मैट्रिक्स का जो काम, एनसॉफ मैट्रिक्स की जो फिलॉसफी है वो इसी वजह से पॉपुलर है कि ये इन्हीं चार स्ट्रेटजीज के साथ जो रिस्क एसोसिएटेड हैं उनको आइडेंटिफाई करने की कोशिश करता है, और मार्केटिंग मैनेजर्स के लिए आसान हो जाता है कि वो आइडेंटिफाई कर सकें अपॉर्चुनिटीज ऑफ सेल्स ग्रोथ क्या है। यहाँ पे हमने प्रोडक्ट्स हैं हमारे पास, ओल्ड एंड एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स फॉर एग्जांपल, और यहाँ पे हमारे पास न्यू प्रोडक्ट्स हैं। यहाँ पे हमारे पास मार्केट्स हैं फॉर एग्जांपल, और ये एग्जिस्टिंग मार्केट्स हैं, और ये न्यू मार्केट्स हैं। ओके जी। अब हमारे पास जो ऑप्शंस हैं वो सबसे पहली ऑप्शन, जैसा कि हमने बात की, मार्केट पेनिट्रेशन है। अगर हम इस मार्केट पेनिट्रेशन को देखें तो ये एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट और एग्जिस्टिंग मार्केट्स पे बेस्ड है। अगर हम बात करें, इसको देखें, तो ये लो रिस्क स्ट्रेटजी है, क्योंकि अगर प्रोडक्ट एग्जिस्टिंग मार्केट और एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट के साथ ही आप चल रहे हैं तो देर इज नो रिस्क के प्रोडक्ट जो है वो आपकी नहीं बिकेगी या फेल हो जाएगी या इस तरह कुछ। काफी एक्सपीरियंस आपको उस मार्केट का होता है। देन वी एंटर इनटू द नेक्स्ट स्टेज, सेकंड जो है हमारे पास वो प्रोडक्ट डेवलपमेंट है। तो अगर इसको हम देखें, ये वाला जो हमारा फेज है, यहाँ पे प्रोडक्ट अब हमारे पास नहीं है, न्यू प्रोडक्ट, लेकिन एग्जिस्टिंग मार्केट में। तो आपने नई प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस कर दी। अब इस स्ट्रेटजी को हम मीडियम रिस्क भी कह सकते हैं, क्योंकि हाफ ऑफ द थिंग्स आर न्यू, प्रोडक्ट नहीं है, उसके फेल होने के चांसेस भी हो सकते हैं। अच्छा, एक तीसरी अप्रोच हमारे पास है मार्केट डेवलपमेंट। उसमें अगर हम बात करें तो हम एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट के साथ ऑपरेट करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हम नई मार्केट में जा रहे हैं।
इस हवाले से आप इसे भी मीडियम रिस्क कह सकते हैं। और जो फोर्थ हमारी स्ट्रेटजी है उसे हम डाइवर्सिफिकेशन कहते हैं। इसमें दोनों चीजें हम नहीं करते हैं। हम न्यू प्रोडक्ट के साथ न्यू मार्केट में ऑपरेट करने की कोशिश करते हैं। और जाहिर है ये वाली जो स्ट्रेटजी है ये हाई रिस्क स्ट्रेटजी है, क्योंकि दोनों चीजें ही हमारे पास यहाँ पे नहीं है। थोड़ी थोड़ी बात कर लेते हैं चारों स्ट्रेटजीज पे, पेनिट्रेशन पे, प्रोडक्ट डेवलपमेंट पे, मार्केट डेवलपमेंट पे, टू गेट अ वाइडर बेटर एंड वाइडर आइडिया। कुछ एग्जांपल्स भी साथ ले लेते हैं। तो मार्केट पेनिट्रेशन क्या है? ट्राइंग टू अचीव हायर मार्केट शेयर इन द एग्जिस्टिंग मार्केट विद एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स। Trying to achieve higher market share in existing markets with existing products. तो ये अच्छा, अब इसमें बहुत सारी स्ट्रेटजीज हम ऑप्ट कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे वी कैन रिड्यूस द प्राइस। उससे हम जिस तरह से मार्केट डायमेंशंस इंक्रीज करते हैं अपनी, और कुछ टाइम के लिए हमारा प्रोडक्ट लाइफ साइकिल भी एक्सटेंड हो जाता है। एक्सटेंशन स्ट्रेटजी जिसका नाम है मार्केटिंग में हमने पढ़ा था, तो ये भी हम कर सकते हैं। सैमसंग की मिसाल है इसमें। दे रिड्यूस द यूरोपियन प्राइस रेंज ऑफ 4K टीवीज अप टू 1200 पाउंड्स उन्होंने की, जो कि थोड़ी ज्यादा थी। और उसकी वजह से उन्हें बहरहाल फायदा हुआ, उनकी सेल जो है वो काफी बढ़ गई मार्केट में। तो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ मार्केट पेनिट्रेशन। मार्केट पेनिट्रेशन सबसे लेस रिस्की कहलाती है ना, क्योंकि आपके लिए फ्यूअर अननोन्स हैं इन मार्केट। आपके लिए प्रोडक्ट भी नोन है, आपके लिए कस्टमर भी नोन है, आपके लिए कंपेटिटर्स भी नोन है। लेकिन हम इसको रिस्क फ्री नहीं कह सकते। हम ये नहीं कहेंगे कि मार्केट पेनिट्रेशन इज रिस्क फ्री, क्योंकि लो प्राइस मेथड आप यूज करेंगे और उससे आपका जो ब्रांड इमेज है वो तो बहरहाल डैमेज हो ही सकता है मार्केट में बहुत ज्यादा। दूसरी जो स्ट्रेटजी है वो प्रोडक्ट डेवलपमेंट की है। प्रोडक्ट डेवलपमेंट में हम क्या कर रहे हैं? हम मैंने कहा कि डेवलपमेंट एंड सेल्स ऑफ न्यू प्रोडक्ट न्यू प्रोडक्ट, और समटाइम्स डेवलपमेंट ऑफ एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट, उसी में इनोवेशंस कर लेते हैं। इन एग्जिस्टिंग मार्केट्स, तो हमने मार्केट चेंज नहीं की, या बिल्कुल ही नई प्रोडक्ट बना ली, या फिर पुरानी प्रोडक्ट में इनोवेशंस कर ली और उसको नई की शक्ल दे दी। अब प्रोडक्ट डेवलपमेंट में मिसाल के तौर पे हम क्या करते हैं? पेप्सी कोला चल रही थी लेकिन सेल्स कुछ कम होना शुरू हुई, तो हमने डाइट पेप्सी लॉन्च कर दी। अब ये स्लाइटली डिफरेंट वर्जन है सोल्ड इन द सॉफ्ट ड्रिंक मार्केट ना, जो पेप्सी। तो इससे क्या होता है? इसमें कुछ ना कुछ इनोवेशन तो हो ही गई, और लोग जो पेप्सी नहीं पी रहे थे मिसाल के तौर पे बिकॉज ऑफ द हेल्थ इश्यूज, उन्होंने डाइट पीना शुरू कर दी। इसी तरह फोन्स क्या करते हैं? 4G मॉडल, 5G मॉडल्स लाना शुरू हो जाते हैं। समटाइम्स वी कैन ब्रिंग ब्रांड न्यू प्रोडक्ट्स भी, जो बिल्कुल डिफरेंशिएटेड होती हैं, जो बिल्कुल चेंज होती हैं फ्रॉम द एग्जिस्टिंग। लेकिन इसमें रिस्क है, जो हमारी इनोवेशन के ऊपर की हुई कॉस्ट है वो ज़ाया हो सकती है अगर प्रोडक्ट हमारी फेल हो जाए। फिर है मार्केट डेवलपमेंट।
Market development strategy of selling existing product to the new markets. अच्छा, अब मार्केट डेवलप में क्या करते हैं, हम एक्सपोर्ट करते हैं अपने गुड्स को, ओवरसीज मार्केट में लेके जाते हैं, या कोई नया सेगमेंट भी ट्राई कर लेते हैं जिसको पहले हम नहीं बेच रहे थे। वो जियोग्राफिकल भी हो सकता है, साइकोलॉजिकल भी हो सकता है, हमने सेगमेंटेशन सेक्शन 3 में पढ़ रखी है सारी। तो उसकी वजह से वो कस्टमर जो पहले हमारी प्रोडक्ट नहीं ले रहे थे, वो हमारी प्रोडक्ट लेना शुरू कर देते हैं। मिसाल के तौर पे हम पहले इंडस्ट्रियल अपनी कंज्यूमर को सिर्फ प्रोडक्ट बेच रहे थे, फिर हमने जो कंज्यूमर मार्केट है उस इंडस्ट्रियल मार्केट से निकल के वहां भी अपनी प्रोडक्ट बेचना शुरू कर दी। तो ये जो है चेंज इन मार्केट होगा। दिस इज आल्सो मीडियम रिस्क, क्योंकि मार्केट हमारे लिए नई हो सकती है, हम उससे जो चीज़ें हैं उनकी जो गुड्स एंड बैड्स हैं, अप्स एंड डाउन्स हैं, शायद हमें उससे उतनी वाकफियत ना हो। देन वी हैव डाइवर्सिफिकेशन। डाइवर्सिफिकेशन में क्या करते हैं, प्रोसेस ऑफ सेलिंग डिफरेंट अनरिलेटेड गुड्स और सर्विसेज टू द न्यू मार्केट्स। Different unrelated goods to the new markets. वर्जिन ग्रुप है एक बड़ा मशहूर, जो अपनी डिफरेंट एरियाज ऑफ ग्रोथ हमेशा सीख करता रहता है। उसकी मिसाल हम ले सकते हैं, कंपनी ने अपनी एक्सपेंशन की मीडिया से एयरलाइन की तरफ आए। अगर हम देखें तो बिल्कुल नई प्रोडक्ट रेंज है, मीडिया कुछ और है, एयरलाइन कुछ और है। फिर उन्होंने ट्रेन ऑपरेटर के तौर पे भी बिजनेस करना शुरू कर दिया, फिर उन्होंने बैंक्स बनाना भी शुरू कर दिए। तो आप देखें तो ये बहुत ज़्यादा डाइवर्सिफिकेशन है। और उसकी वजह से बिजनेस, हमने उस दिन पढ़ा भी वो जो वी वर टॉकिंग अबाउट दी 4 असर्शंस, जब हम पढ़ रहे थे कि डाइवर्सिफिकेशन कैन लीड टू ग्रोथ लाइक एनीथिंग। इसी तरह टाटा कंपनीज की हम इंडिया से एग्जांपल ले सकते हैं कि उन्होंने बहुत ज़्यादा डाइवर्सिफिकेशंस किए हैं। स्टील मिल से वो कार इंडस्ट्रीज में आए और टी बैग्स भी बनाना शुरू किए उन्होंने। डाइवर्सिफिकेशन समटाइम रिलेटेड हो सकती हैं, बैकवर्ड और फॉरवर्ड वर्टिकल इंटीग्रेशन जैसा कि हम करते हैं, वो लेस रिस्की होती हैं एज कम्पेयर टू दैट। लेकिन जब डाइवर्सिफिकेशन कंप्लीटली डिफरेंट हो, यानी कॉन्ग्लोमरेट हो, तो फिर वो बहुत ज़्यादा रिस्की हो सकती हैं। समटाइम्स डाइवर्सिफिकेशन बहुत ज़्यादा रिस्क स्ट्रेटजीज में लोग इसलिए भी ले रहे होते हैं कि उसमें प्रॉफिटेबिलिटी जो है वो बहुत ज़्यादा अटैच होती है। कुछ जो हमारे एंटरप्रेन्योर होते हैं, वो उनका जो मिजाज होता है, द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ दोज एंटरप्रेन्योर्स इज ऑलवेज रिस्की, तो वो इस वजह से भी बहुत ज़्यादा रिस्क स्ट्रेटजीज लेते हैं। लेकिन ये बात ध्यान में रखनी चाहिए कि डाइवर्सिफिकेशन के नतीजे में हम अपनी एक्सपेंशन जो है वो बहुत ज़्यादा कर लेते हैं, और रिस्क बहुत कम हो जाता है, एक सेंस में कि अगर एक इंडस्ट्री में अगर कोई प्रॉब्लम्स आ भी रहे हैं तो दूसरी इंडस्ट्री फिर भी चल ही रही होगी। लेकिन नई मार्केट में बिल्कुल ऑपरेट करना विद द न्यू प्रोडक्ट इज ऑलवेज अ डिफिकल्ट चॉइस। अगर हम इसकी इवैल्यूएशन की बात करें, एक सेकेंड। अच्छा जी, टॉकिंग अबाउट द इवैल्यूएशन ऑफ द Ansoff मैट्रिक्स। सबसे पहले तो ये है कि रिस्क एनालिसिस हो गया सारी स्ट्रेटजीज का, और आपको पता चल गया कि आपने कहाँ पे कितना रिस्क लेना है जाके, कौन सी स्ट्रेटजी जो है वो कंपनी को बिल्कुल डाउनफॉल की तरफ लेके जा सकती है, और कौन सी स्ट्रेटजी ऐसी है जिसमें कंपनी को इतना फर्क नहीं पड़ेगा अगर वो कोई इतनी फेल भी होगी तो। इसी तरह बिजनेस के पास डिफरेंट स्ट्रेटेजिक एरियाज आइडेंटिफाई हो गए जिन बेस पे मैनेजर्स अपनी अगली प्लानिंग कर सकते हैं।
और काफी वो फैसिलिटेट हो गया प्लानिंग करने के लिए। डिसीजन मेकिंग यानी उनकी आसान हो गई, कॉस्ट और गेन्स उन्होंने कैलकुलेट कर लिए। Decision making became easy, costs, risks, advantages are calculated. लेकिन अगर हम डिसएडवांटेजेस की बात करें, यानी लिमिटेशंस इसकी देखें हम, तो वो भी काफी सारी हैं। अच्छा जी, कमिंग टू द लिमिटेशंस, सबसे पहले तो अगर हम देखें तो ये दो मेन फैक्टर्स को सिर्फ कंसीडर कर रहा है, एक प्रोडक्ट है और एक मार्केट है। लेकिन बहुत ज्यादा फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं प्रोडक्ट की सक्सेस और फेलियर में। पेस्टल एनालिसिस हमने पूरा पढ़ा है, स्वॉट एनालिसिस पूरा देखा है। दूसरा तो जैसा कि हमने बात की थी, इग्नोर स्वॉट एंड पेस्ट एनालिसिस, तो हम कह सकते हैं इट इग्नोर्स many internal and external factors. फिर risks and rewards both are based on management judgment, जो गलत भी हो सकती है। फिर मैट्रिक्स ने रिस्क और रिवॉर्ड तो बता दिए। द मैट्रिक्स डज नॉट सजेस्ट एनी मार्केटिंग ऑप्शंस, कि हमें करना क्या चाहिए, किस तरह से प्रोडक्ट को प्रमोट करना चाहिए। This was the introduction of ANSOF matrix, its positive things and its limitations attached with that.